Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 2 अक्टूबर के करंट अफेयर्स क्या हैं। पहला सवाल, महिला यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए इनमें से किस रेलवे जोन ने ऑपरेशन मेरी सहेली शुरू की है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई। साउथ ईस्टर्न रेलवेज ने विमेन पैसेंजर्स की सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए शुरू किया है ऑपरेशन माई सहेली। और साउथ ईस्टर्न रेलवेज के जो हेडक्वार्टर्स है वो है कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि साउथ ईस्टर्न रेलवेज ने हाल ही में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसके तहत जो हमारी महिला पैसेंजर्स है उनकी सिक्योरिटी को बूस्ट किया जाएगा उनकी ट्रेन जर्नी के दौरान। और ये सिक्योरिटी उन्हें प्रोवाइड की जाएंगी ओरिजिनेटिंग स्टेशन से डेस्टिनेशन स्टेशन तक। और इस प्रोजेक्ट का नाम है ऑपरेशन माई सहेली। तो ये शुरुआती दौर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया है 18 सितंबर से। और ये करेंटली 3 ट्रेन जो कि चल रही हैं उसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये ट्रेन चलेंगी फ्रॉम हावड़ा यशवंतपुर दुरंतो स्पेशल, हावड़ा अहमदाबाद स्पेशल एंड हावड़ा मुंबई स्पेशल। तो चलिए बात कर लेते हैं कि वर्ष 2019 से बीच में कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस किए गए हैं। तो ऑपरेशन बंदर किया गया था फॉर बालाकोट स्ट्राइक। ऑपरेशन खुमार किया गया था इन जम्मू एंड कश्मीर फॉर अ ड्रग फ्री पंचायत। ऑपरेशन मिलाप किया गया था बाई दिल्ली पुलिस जिसमें उन्होंने 333 बच्चों को ट्रैफिकिंग से रेस्क्यू कराया था। ऑपरेशन संकल्प शुरू किया गया था हमारी भारतीय नौसेना द्वारा इन द गल्फ ऑफ ओमान एंड पर्शियन गल्फ। इसके अलावा हैदराबाद पुलिस ने शुरू किया था ऑपरेशन स्माइल जिसमें उन्होंने 325 बच्चों को ट्रैफिकिंग से बचाया था। ऑपरेशन सुदर्शन हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने शुरू की थी जिसमें उन्होंने 100 मीटर का जो बॉर्डर है वो सिक्योर किया था पाकिस्तान से। ऑपरेशन सनराइज शुरू किया गया था हमारी आर्मीज के बीच में ऑफ इंडिया एंड म्यांमार। ऑपरेशन सपोर्ट शुरू किया गया था बाय इंडिया। इसमें जो मोजाम्बिक में आईडी स्टॉर्म आया था उसमें जो लोग सफ़र कर रहे थे उनके लिए। इसके अलावा ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट शुरू किया गया था फॉर पाकिस्तान स्ट्राइक आफ्टर ऑपरेशन बंदर। और ऑपरेशन थर्स्ट लॉन्च किया गया था आरपीएफ द्वारा टू प्रोवाइड हेल्दी ड्रिंकिंग वाटर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल, इनमें से किस कंपनी ने छोटे व्यवसायों को समर्थन देने के लिए भारत में मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग अभियान शुरू किया है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई गूगल। गूगल ने हाल ही में लॉन्च किया है मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग कैंपेन इन इंडिया जिसके तहत वो स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम क्विकली रिवीजन कर लेते हैं इन सब कंपनीज के सीईओ के बारे में। तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ का नाम है सत्य नडेला। टेस्ला के सीईओ का नाम है इलॉन मस्क। अमेज़न के सीईओ का नाम है जेफ बीजोस। फेसबुक के सीईओ का नाम है मार्क जुकरबर्ग और गूगल के सीईओ का नाम है सुंदर पिचई। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो 30 सितंबर 2020 को गूगल इंडिया ने यह अनाउंस किया है कि उन्होंने एक नेशन वाइड कैंपेन शुरू किया है जिसका नाम है मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग। इसके तहत जो स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस हैं उनको वो अपनी सपोर्ट करेंगे डिजिटल होने में। तो चलिए जान लेते हैं कि इस कैंपेन से क्या होगा। तो ये जो मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग कैंपेन है ये एक रैली सपोर्ट प्रोवाइड करेगी सिटीजन्स को फॉर स्मॉल बिजनेसेस। इसमें जो सिटीजन्स है वो छोटे छोटे बिजनेस को रेटिंग दे सकते हैं उनसे लोकली खरीद के। और उसके बाद ये जो रिव्यूज़ और रेटिंग्स वो देंगे। इससे अपनी उनकी जो फेवरेट रिटेल शॉप है उसे प्रमोट किया जाएगा सोशल मीडिया पे। और इससे ये जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं इनकी डिमांड बढ़ेगी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 में पूरा देश लॉकडाउन में था। तो इसमें मैक्सिमम जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं खाली वो ही एक्टिव थी। कई सारे एरियाज़ में खाली ऑनलाइन जो वेबसाइट्स है उनको परमिशन थी डिलीवरी देने के लिए। तो इससे जो छोटे छोटे रिटेलर्स है स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो उन्हें बूस्ट करने के लिए गूगल इंडिया ने ये कैंपेन शुरू किया है जिससे हम लोकली अपना सामान खरीदें और उसके बाद हम अपने जो रिटेलर्स हैं जिनसे हम सामान खरीद रहे हैं उनको रेटिंग दें। तो जैसे जैसे उनकी रेटिंग अच्छी होती जाएगी वैसे वैसे गूगल इंडिया उसे प्रमोट करेगी। तो इससे ये जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा डिमांड जनरेट की जाएगी।
तो चलिए बात कर लेते हैं कि हाल ही में कौन कौन से कैंपेन्स शुरू किए गए हैं। तो स्पंदन कैंपेन शुरू किया था छत्तीसगढ़ की सरकार ने। इसके अलावा मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू किया था चरण पादुका कैंपेन, जिसमें वो जूते और चप्पल प्रवासी मजदूरों को प्रोवाइड कर रहे थे। इसके अलावा राजस्थान की सरकार ने प्योर फॉर श्योर कैंपेन शुरू किया था, जिसमें वो मिल्क की क्वालिटी को टेस्ट कर रहे थे। मध्य प्रदेश की सरकार ने और भी कई सारे कैंपेन शुरू किए हैं, जैसे कि रोको टोको कैंपेन, उन लोगों के लिए जो लोग पब्लिक प्लेसेस में मास्क नहीं पहनते। हमारा घर हमारा विद्यालय उन्होंने शुरू किया था उन बच्चों के लिए जो लॉकडाउन के कारण अपने स्कूल्स नहीं जा पा रहे, तो उन्हें ऑनलाइन क्लासेस से रूबरू कराने के लिए शुरू किया गया था, जिसमें वो घर में ही बैठ के अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू किया था इंतजार आपका कैंपेन सोशल मीडिया पे, जिसमें वो लोगों को इनवाइट कर रहे थे, बेसिकली टूरिस्ट को इनवाइट कर रहे थे कि वो मध्य प्रदेश में आए। इसके साथ साथ एक मास्क अनेक जिंदगी मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। पीएनबी बैंक ने शुरू किया था डिजिटल अपनाए कैंपेन, जिसमें लोगों को डिजिटल होने के लिए वो अर्ज कर रहे थे। और इसके अलावा जो भी फर्स्ट टाइम अपनी डेबिट कार्ड से कुछ पेमेंट करेगा डिजिटल माध्यम से, उससे 5 रुपीज़ यानी कि पर ट्रांजैक्शन में 5 रुपीज़ वो पीएम केयर्स फंड में पहुंचाएंगे। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश ने हाल ही में गंदगी भारत छोड़ो अभियान भी शुरू किया है, और महाराष्ट्र के जो सीएम है उन्होंने ये अभियान लॉन्च किया था, जिसका नाम है माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल, इनमें से किस संगठन ने कोविड संकट से संबंधित अनिश्चित के कारण बेसल 3 पूंजी के तहत किए गए प्रावधानों को लागू करने को टाल दिया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में बेसल 3 की जो प्रोविजंस है उसके इम्प्लीमेंटेशन को डिफर किया है। आगे बढ़ने से पहले रिवीजन कर लेते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है करंट, उनका नाम है शक्तिकांता दास। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने जो बेसल 3 के जो भी इम्प्लीमेंटेशंस की प्रोविजंस है उसे डेफर कर दिया है कोविड-19 क्राइसिस के कारण। और इस मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ, अगर आप इसमें सिर्फ इसे डायरेक्टली पढ़ेंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो बेसल 3 है ये बेसल एकॉर्ड्स कहा जाता है, और इसके हेडक्वार्टर्स है बेसल, जो एक जगह है स्विट्जरलैंड में। जो बेसल 3 था जो इम्प्लीमेंट होने वाला था मार्च 2015 से, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन मार्च 2018 तक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाने वाली थी, लेकिन कुछ कारणों के कारण इनकी इम्प्लीमेंटेशन पूरी तरह से नहीं हुई। और इसका जो लास्ट चरण है यानी कि बेसल 3 का जो लास्ट चरण है वो शुरू किया जाने वाला था फ्रॉम 31 मार्च, लेकिन कोविड-19 क्राइसिस के कारण हमारे आरबीआई ने ये डिसीजन लिया है कि उन्होंने ये जो बेसल 3 की जो प्रोविजन है उसके इम्प्लीमेंटेशन को डेफर कर दिया है पूरे 1 वर्ष के लिए, यानी कि अब वो लागू किए जाएंगे 1 अप्रैल 2021 से। तो चलिए अब जान लेते हैं कि बेसल 3 एकॉर्ड्स क्या है। तो ये कुछ इंटरनेशनल रेगुलेशंस है जो बैंकिंग जो सभी बैंक्स को मानने होंगे, उसी के हिसाब से डिज़ाइन किए गए हैं ये बेसल 3। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो आरबीआई ने जो फाइनल ट्रांच होने वाला था ऑफ द सीसीबी यानी कि कैपिटल कंजर्वेशन बफर, और इसके साथ साथ जो वो इम्प्लीमेंट करने वाले थे नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो, अब उन्होंने उसे 6 मंथ्स के लिए डिले कर दिया है। अब वो स्टार्ट किए जाएंगे फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। इससे पहले ये शुरू, जैसे कि हमने बताया आपको कि 31 मार्च से उसे शुरू किया जाने वाला था, लेकिन कोविड-19 के कारण पहले उसे 6 मंथ्स के लिए डेफर किया गया था, और उसके बाद उसे पुश किया गया था फ्रॉम टिल 30 सितंबर 2020, लेकिन अब उसे फर्दर पुश किया गया है टू 1 अप्रैल 2021। तो चलिए जानते हैं क्या है ये। तो ये जो कैपिटल कंजर्वेशन बफर है ये एक एडिशनल पूल होता है जो बैंक्स क्रिएट करती है जब सिचुएशंस नॉर्मल रहती है, ताकि वो लोग यूज़ कर सके जब बैंक्स स्ट्रेस में हो। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है, इसी के कारण आरबीआई ने ये डिसीजन लिया है। तो आरबीआई ने बैंक्स को ये निर्देश दिए थे कि जो हमारा कैपिटल कंजर्वेशन बफर है उससे वो लागू कर सके। तो उसका जो लास्ट स्टेज था 0.265% का वो स्टार्ट किया जाने वाला था 30 सितंबर 2020 से,
और जो रिक्वायर्ड होने वाला है सीसीबी वो था 2.5% इन स्टेजेस। इसके साथ साथ बैंक्स ने हाल ही में जो हमारे स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं उन्हें भी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की है। बैंक्स को कहा है कि वो इनकी ओवरड्राफ्ट लिमिट लोन प्रोवाइडिंग कैपेसिटी को बढ़ा दे ताकि कोविड-19 महामारी से ये स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी सही ढंग से लड़ सकें। तो चलिए जान लेते हैं कि करंट पॉलिसी के हिसाब से क्या क्या रेट्स एप्लीकेबल हैं। तो रेपो रेट है हमारा 4%, रिवर्स रेपो रेट है 3.35%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है 4.25% पर, बैंक रेट है 4.25% पर, CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो है 3% पर और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी कि SLR है 18% पर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा सवाल, बंगाल पीएलएस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने इनमें से किसे अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए सौरव गांगुली। सौरव गांगुली को चुना गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बंगाल पीएलएस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो कोलकाता बेस्ड रियल एस्टेट डेवलपर बंगाल पीएलएस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने पूर्व नेशनल क्रिकेट टीम के कप्तान और करंट प्रेसिडेंट ऑफ BCCI यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया सौरव गांगुली को चुना है अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। और वो जो उनका कैंपेन है प्रोजेक्ट अविडिप्टा 2 उसे लीड करेंगे। तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हाल ही में किसे साइन किया गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर। तो एंटी डोपिंग ब्रांड एम्बेसडर है सुनील शेट्टी, पूमा के ब्रांड एम्बेसडर है सुनील शेट्टी एंड करीना कपूर खान, पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर है सलमान खान, मास्टर कार्ड के ब्रांड एम्बेसडर है MS धोनी, न्यू एम्बेसडर फॉर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है विश्वनाथन आनंद, JSW सीमेंट के ब्रांड एम्बेसडर है सौरव गांगुली एंड सुनील शेट्टी, ई-बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर है हरभजन सिंह, ओकली की ब्रांड एम्बेसडर है रोहित शर्मा, बजाज आलियांज के ब्रांड एम्बेसडर है आयुष्मान खुराना, पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर है सचिन तेंदुलकर, ग्रेट लर्निंग के ब्रांड एम्बेसडर है विराट कोहली, एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है सोनू सूद, सीएट टायर्स के ब्रांड एम्बेसडर है आमिर खान और इसके अलावा हाल ही में उन्होंने साइन किया है वेदांतु को। और इसके अलावा मिंत्रा के जो ब्यूटी सेगमेंट है उसकी ब्रांड एम्बेसडर है अभिनेत्री दिशा पटानी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वां सवाल, FTII सोसाइटी के नए अध्यक्ष और FTII के गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन के रूप में इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। चलिए द आंसर इज ए शेखर कपूर। शेखर कपूर को चुना गया है एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ FTII सोसाइटी एंड चेयरमैन ऑफ गवर्निंग काउंसिल ऑफ FTII। आगे बढ़ने से पहले हम बात कर रहे थे कि हाल ही में किनका अपॉइंटमेंट हुआ था अलग अलग सेक्टर्स में। तो परेश रावल को अपॉइंट किया गया था एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। अविक सरकार को चुना गया था एज द चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। हेमंत खत्री को साइन किया गया था एज द CMD यानी कि CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। और वेंकेश गुलाटी को चुना गया था एज द चेयरमैन ऑफ फाडा यानी कि फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने 30 सितंबर को चुना है फिल्म मेकर शेखर कपूर को एज द प्रेसिडेंट ऑफ द पुणे का फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी और चेयरमैन ऑफ द इंस्टीट्यूट गवर्निंग काउंसिल। और वो रिप्लेस करेंगे जाने माने टेलीविजन प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर BP सिंह को, जो कि काफ़ी पॉपुलर थे अपनी टीवी सीरीज CID के लिए। और जो शेखर कपूर है उनका टेन्योर रहेगा 3 मार्च 2023 तक। तो चलिए FTII के बारे में जान लेते हैं। इसे इस्टेब्लिश किया गया था इन द ईयर 1960। इनके प्रेसिडेंट का नाम है शेखर कपूर, डायरेक्टर है भूपेंद्र कैंथोला और इसके हेडक्वार्टर्स है पुणे महाराष्ट्र में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6वां सवाल, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए 1 अक्टूबर को हर साल वर्ल्ड वेजिटेरियन डे मनाया जाता है।
चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो 1 अक्टूबर को हर साल वेजिटेरियन डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद यही है कि लोगों को वेजिटेरियन डाइट के बारे में बताया जाए और इसके साथ साथ एक वेजिटेरियन डाइट को प्रमोट भी किया जाए, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा लोग इसे हेल्दी मानते हैं और इसके साथ साथ ही काफ़ी इको फ्रेंडली भी है एज़ कम्पेयर टू नॉन वेजिटेरियन डाइट। और इसका जो मेन मिशन है वर्ल्ड वेजिटेरियन डे का, इसमें कि हम जॉय को प्रमोट करें, कंपैशन को प्रमोट करें और इसके साथ साथ लोगों को बताएं कि लाइफ एनहांसिंग पॉसिबिलिटीज़ क्या है ऑफ वेजिटेरियनिज्म की। तो चलिए बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां सवाल, इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन्स हर साल किस दिन मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को हर साल इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन्स मनाया जाता है। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो 14 दिसंबर 1990 को जो यूएन जनरल असेंबली है उसने डेजिग्नेट किया था कि 1 अक्टूबर को हर वर्ष इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स मनाया जाएगा। इस दिन को मनाने का मकसद यही है कि जो हमारे ओल्ड पर्सन्स है हमारी सोसाइटी में, उन पे हम फोकस कर सकें और इसके साथ साथ उनके बारे में अवेयरनेस फैला सके लोगों को कि उनकी क्या क्या नीड्स है और उनका वेलबींग कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक्सपर्ट्स की अब माने तो इस जो कोविड-19 सिनेरियो है इसमें सीनियर सिटीजन सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं मेंटली, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल है। तो उनकी जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है, लोनलीनेस है एल्डर पीपल की, उसी स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है और इसीलिए यूएनजीए ने इस चीज़ को ध्यान में रख के निर्देश दिए थे कि 1 अक्टूबर को मनाया जाएगा इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स। और वर्ष 2020 का उनका थीम है पैंडेमिक्स डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। चलिए बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां सवाल, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल कॉफी डे मनाया जाता है। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो इंटरनेशनल कॉफ़ी डे हर साल 1 अक्टूबर को मनाया जाता है लोगों को बताने के लिए कि क्या क्या एफर्ट्स लगते हैं कॉफ़ी में और उन लोगों को सेलिब्रेट करने के लिए जो खुद को रिलेट करते हैं टू दी एस्प्रेसो एंटरप्राइज। और इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ICO ने ऑर्गेनाइज किया था फर्स्ट वर्ल्ड कॉफ़ी डे वर्ष 2015 में एट मिलान। तो चलिए विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑल्सो प्लीज विजिट आवर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com, जहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिए गए सब सब्जेक्ट से रिलेटेड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। इस वेबसाइट पर जाके आप चेकआउट कर सकते हैं क्या क्या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल है और उसके बाद आप उसे डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई शिकायत हो, कोई सजेशंस हो तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमें उसका इंतज़ार रहेगा। Thank you friends, that's all for today and have a great day.